हेलो एवरीवन, दिस साइड सी राहुल बजाज। सो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं अंडर सेक्शन 2 में सीजीएसटी एक्ट की, जो जीएसटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट सो रहती हैं। वो 4 और 5 डेफिनेशंस आज मैं अपनी इस वीडियो में डिस्कस करूँगा और डेली ऐसे ही कुछ ना कुछ डेफिनेशंस आपसे डिस्कस करते करते ये टोटल जो डेफिनेशंस हैं हमारे पास 121 डेफिनेशंस है अप्रोक्सीमेट, जो कि सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में डिफाइन होती हैं। सो आज हम उनमें से कुछ डेफिनेशंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट आपको याद होगा मेरी एक लास्ट वीडियो थी एग्रीगेट टर्नओवर के ऊपर। एग्रीगेट टर्नओवर तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। एग्रीगेट टर्नओवर की जो डेफिनेशन कहती थी वो ये कहती थी, एग्रीगेट है वो किस चीज़ का एग्रीगेट है? ऑल टैक्सेबल सप्लाई, जितनी भी आपकी टैक्सेबल सप्लाई है वो सारी रिवर्स चार्ज वाली छोड़कर। रिवर्स चार्ज वाली को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जितनी भी टैक्सेबल सप्लाई है और जितनी आपकी एग्जम्प्ट सप्लाई है और आपका जो एक्सपोर्ट है और आपका जो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ ए पर्सन हैविंग सेम पैन, मतलब जब आप ब्रांच ट्रांसफ़र कर रहे हो, जो पुराने वैट के अकॉर्डिंग हम बोलते थे जिसको ब्रांच ट्रांसफ़र, आजकल तो उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 1। वो जो हम आगे फर्दर वो डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो इसमें अब देखो आपके पास टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट एंड इंटरस्टेट सप्लाई जो सेम पैन के ऊपर है, सब कुछ इंक्लूड होता है। एग्रीगेट टर्नओवर जब भी आप कंप्यूट करते हो, मैंने आपको बताया था ये इंपॉर्टेंट क्यों है एग्रीगेट टर्नओवर को कैलकुलेट करना, क्योंकि इससे इसके ऊपर ही हमारी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिटर्न्स हैं उनकी सीक्वेंस वो डिसाइड होती है कि हम क्वार्टरली के लिए एलिजिबल हैं या फिर हम रेगुलर जाना पड़ेगा, हम कॉम्पोजिशन के लिए हैं एलिजिबल हैं या फिर हमें रेगुलर में रहना पड़ेगा। ये चीज़ें हमारी एग्रीगेट टर्नओवर ही डिसाइड करती है, राइट। सो सो इसमें जो है एग्रीगेट टर्नओवर में आपको ध्यान है, एक ऐड होती है सेकंड नंबर 1 वाली एग्जम्प्ट सप्लाई। अब सर एग्जम्प्ट सप्लाई तो बहुत तरह से होती है। एग्जम्प्ट सप्लाई ना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट की अगर हम बात करें तो एग्जम्प्ट वो होती है जो कि गवर्नमेंट किसी भी सप्लाई, इवन सप्लाई के ऊपर रेट तो है, चाहे वो 5% वाला है, 12% वाला है, 18 वाला है या 28 वाला है, बट गवर्नमेंट अपनी पावर से उस सप्लाई को या फिर स्पेसिफिक सप्लायर को जब कोई एग्जम्प्ट कर देती है तो हम उसे एग्जम्प्ट सप्लाई समझ लेते हैं। हाँ वो भी है, बट उसके साथ साथ कुछ और भी सप्लाई होती है एग्जम्प्ट सप्लाई जैसे बोलते हैं, जो हमारा टैरिफ है, जो जिस पे हमारे सप्लाईज के रेट डिसाइडेड हैं, अगर वहाँ पे भी अट्रैक्ट नील रेट कर रहा है उसे भी हम एग्जम्प्ट बोलेंगे, एग्जम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन में ऐड ऑन करेंगे। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हम वो डिस्कस कर रहे हैं हम। इसमें नेक्स्ट है मेरे पास एग्जम्प्ट सप्लाई मींस सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच अट्रैक्ट्स नील रेट ऑफ टैक्स। मैंने आपको बताया ना, जिसका टैरिफ रेट में नील लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे कपड़ा लिखा हुआ है, रेडीमेड गारमेंट्स लिखा हुआ है, उसके आगे नील NIL लिखा हुआ है या फिर जीरो लिखा हुआ है, और विच मे बी होली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 11, जिसमें या फिर गवर्नमेंट जो है आपको अंडर सेक्शन 11 में उसके आगे टैक्स जो है वो 5% है, बट गवर्नमेंट ने उसको अंडर सेक्शन 7 में अपनी स्पेशल पावर्स को यूज़ करते हुए उस सप्लाई को एग्जम्प्ट कर रखा है, या फिर आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग आईजीएसटी में अगर उसे एग्जम्प्ट कर रखा है, वो हमारी एग्जम्प्ट सप्लाई में ऐड ऑन होगी। एंड ऑल्सो इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जो सप्लाई हमारी टैक्सेबल ही नहीं बनी, जिसके ऊपर कोई लेवी क्रिएट ही नहीं हुई। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी सप्लाई है जो हमारी सप्लाई की डेफिनेशन है जो सेक्शन 7 की उसमें फॉल ही नहीं करती, सो वो हमारी क्या होगी? नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जिसके ऊपर लेवी क्रिएट नहीं हो रही, वो हमारी नॉन टैक्सेबल सप्लाई होगी। सो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। इसमें 3 चीज़ें हमारे पास शामिल हैं, 3 चीज़ें इंक्लूड करती है, नील रेट वाली सप्लाई, होली एग्जम्प्ट जो सेक्शन 11 वाली होगी, और नॉन टैक्सेबल सप्लाई जो हमारी होगी। ये आपकी एग्जम्प्ट सप्लाई है। अब 2 डेफिनेशंस आपकी अभी तक क्लियर है। नेक्स्ट वन जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, नेक्स्ट वन जो डेफिनेशन हम रीड करेंगे वो है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। जैसे कि ये नाम से क्लियर है, कैजुअल, कैजुअल डेट मीन्स कभी कभी होने वाला। ये कुछ ऐसी सप्लाई, ये पर्सन्स ना किसी भी स्टेट में, कोई डिफरेंट स्टेट में जहाँ पे इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता या फिर कोई अस्तित्व नहीं होता, वहाँ पे ये लोग कुछ समय के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ के ऊपर कुछ टाइम पीरियड के लिए, कोई स्पेसिफिक जो टाइम पीरियड होता है उनको सप्लाई करनी होती है। सो
उस केस में क्या उनको एक रेगुलर रजिस्ट्रेशन नंबर लेना चाहिए जो कि लॉन्ग पीरियड चलता है, साल 2 साल के लिए नहीं होता, या 6 महीने 2 महीने के लिए नहीं होता, वो तो 5 साल 10 साल आपका रेगुलर। क्या इनके लिए कोई एक और प्रोसेस, छोटा सा इजी प्रोसेस बनाया जाए कि जितना आपके टाइम पीरियड का प्रोजेक्ट है उतने टाइम के लिए आप एक रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हो। यस, सो यही कॉन्सेप्ट है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का। मीन्स ए पर्सन, पहले होता कौन है, मीन्स ए पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ऑब्वियस है, वो अगर ट्रांजेक्शन कोई भी कर रहा है, अगर वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ होगी तभी वो जीएसटी के कवर में। अगर वो सप्लाई है ही नहीं तो उसको जीएसटी का इवन रेगुलर या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में कोई सोचना ही नहीं है। इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन द कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वेदर एज ए प्रिंसिपल, चाहे खुद कर रहा है, चाहे एजेंट कर रहा है, चाहे कोई और पर्सन कोई अदर कैपेसिटी में कर रहा है, इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर ही हैज़ नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ पे उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ना ही उसमें उस स्टेट में कभी उसने काम करा है, ना ही उसका कोई नंबर है, ना ही उसका कोई रजिस्ट्रेशन आईडी है वहाँ पे। तो वो कोई ट्रांजैक्शन ऐसी करने वाला है उस स्टेट में तो वो उस कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोला जाता है। और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स के लिए अलग अलग प्रोविजंस गवर्नमेंट ने बनाए हैं जीएसटी में, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर पूरी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा ये होता कैसे है। डन। सो नेक्स्ट हमारे पास अब आ रहा है सेक्शन 2 सबसेक्शन 32। ये जो आप देख रहे हो ना ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है ऊपर, सॉरी ऊपर जो आ रहा है मेरे पास 47 आ रहा है, फिर 20 आ रहा है, फिर 32 आ रहा है, फिर 33 आ रहा है, फिर 119 आ रहा है। ये जो सीक्वेंस है ये सेक्शन 2 का सबसेक्शन है। जो डेफिनेशंस मैंने उठाई हैं आपको बताया मैंने 121 डेफिनेशन है टोटल, जिसमें से मैं अभी आपके साथ टोटल 5 इस शीट में डिस्कस कर रहा हूँ। सो ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 32 है जो कह रहा है कि कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स, और सेक्शन 2 सबसेक्शन 33 है जो कह रहा है कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस को डिफाइन कर रहा है। अब ये भी नाम से क्लियर है, कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स, जो कि जिसका एक वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट ना होके कि एक रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि वो कंटिन्यू सप्लाई करता ही रहता है जैसे जैसे चीज़ें कंज्यूम होती रहती हैं। अच्छा एक लाइफ एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर जो पेट्रोलियम है या फिर गैस है जो पाइपलाइन के थ्रू पास ऑन होता है, जो पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई होती है, क्या उसको हम कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स कह सकते हैं? यस, वो ही कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो उसके लिए हमें अब गैस जितनी हमारे पास, फॉर एग्जांपल हर दिन मैट्रिक टन, मान लो 100 मैट्रिक टन मेरे पास सप्लाई हो रही है डेली, लेकिन जो मंथ की बन गई हमारे पास 3000 मैट्रिक टन हमारे पास कंप्लीट आनी है। अब बिल क्या मैं एंड ऑफ द मंथ 3000 मैट्रिक टन का बिल रेज करूंगा या फिर हर दिन उसका बिल जो है मैं रेज करूंगा, क्योंकि ये मेरे पास कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स की डेफिनेशन में फॉल करेगा या नहीं करेगा। ये डेफिनेशन हम रीड करते हैं। मीन्स ए सप्लाई ऑफ गुड्स, पहली बात गुड्स की सप्लाई कर रहा है विच इज प्रोवाइडेड और एग्री टू बी प्रोवाइडेड कंटिन्यू और रिकरेंट बेसिस अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कंटिन्यू सप्लाई कर रहा है या फिर कुछ पार्ट्स में, जैसे आज कर दिया फिर कल करेगा फिर परसों करेगा या एक दिन छोड़ के करेगा, जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स रहेंगी उसमें, वेदर और नॉट बाय मीन्स ऑफ बाय वायर केबल पाइपलाइन और अदर कंडक्ट and for which the supplier involves the recipient on a regular or periodic basis। इसमें ये बताया गया चाहे वो वायर केबल पाइपलाइन के थ्रू कर रहा है या नहीं कर रहा, बट अगर वो कंटिन्यू सप्लाई कर रहा है, फॉर विच सप्लायर इनवॉइस द रिसिपिएंट ऑन ए रेगुलर और पीरियोडिक बेसिस, इनवॉइस चाहे वो रेगुलर कर रहा है चाहे वो पीरियोडिक बेसिस कर रहा है, एंड इंक्लूड्स उसमें सप्लाई ऑफ सच गुड्स एज द गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू सच कंडीशन इट मे बी बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, और उसमें वो भी इंक्लूड होंगे जो गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है कि इस सप्लाई को हम कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स माने जाएंगे, जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रही है वो आ रही है कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस। अब सर्विस कैसे होती है, गुड्स तो हम समझ रहे हैं कंटिन्यू आ रहा है, क्या सर्विस भी कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस होती है? हाँ, मीन्स ए सप्लाई ऑफ सर्विस विच इज प्रोवाइडेड और एग्री टू बी प्रोवाइडेड कंटिन्यू और रिकरेंट बेसिस अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ तक सेम है। वहाँ पे था मीन्स वायर केबल पाइपलाइन के लिए, यहाँ पे इन्होंने एक पीरियड डिफाइन कर दिया, एक ऐसी सर्विस जो फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ विद पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन।
मतलब जिसमें 3 महीने से ज़्यादा का समय लगना हो, फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ विद पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन एंड इंक्लूड सप्लाई ऑफ सच सर्विस एज द गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज इट मे बी नोटिफिकेशन स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन, जो भी स्पेसिफाई होगा वो भी। मतलब कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस उसे बोला जाएगा, वो ऐसी सर्विस जो रेगुलरली और पीरियडिकली बेसिस इनवॉइस कर रहे हैं और उसका पीरियड जो है वो 3 महीने से अगर ज़्यादा लगने वाला है उस सर्विस का। कोई एक बिल्डिंग जब हम बनाते हैं तो क्या वो एक जब वो कॉन्ट्रैक्टर हमें सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो क्या 3 महीने से कम समय लेता है या 3 महीने से ज़्यादा लेता है? ऑब्वियस है वो 3 महीने से ज़्यादा का समय ही लेगा। तो वो जो सर्विस होती है हमारी, वो कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में फॉल करती है। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं समझा रहा जीएसटी की ट्रीटमेंट कैसे होगी कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स की या सर्विसेज की, वो हम आगे फर्दर और डिस्कस करेंगे इसको। आज जो इस वीडियो में हम सिर्फ कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस की डेफिनेशंस को रिकवर कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं और रीड कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं उसमें क्या क्या, राइट। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कंटिन्यू, ये हम आगे और आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होती है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंस भी कह सकते हो आपको, इम्पोर्टेंट भी है और एक कन्फ्यूजिंग टर्म भी है। इवन वो सर्विस टैक्स के टाइम पे था या इवन वो जीएसटी के टाइम पे है, इसमें काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स, काफ़ी केसेस और काफ़ी चीज़ें इसमें वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में मिली रहती हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग सा कॉन्सेप्ट रहता है। सो इसको भी एक अलग से वीडियो में हम कवर करेंगे। बट इसकी डेफिनेशन जो है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, मीन्स ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया वो भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में फॉल करेगा। कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, फैब्रिकेशन कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो, इरेक्ट कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो, फिटिंग आउट कर रहे हो, इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, मॉडिफिकेशन कर रहे हो, या फिर उसकी रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन और अल्ट्रेशन और कमीशनिंग कर रहे हो, किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट है, ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी की। मूवेबल प्रॉपर्टी का कुछ भी ऐसा काम करोगे तो वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप कुछ भी काम करोगे, उन्होंने सारे वर्ड्स यहाँ पे टेट आउट कर दिए हैं, रीड आउट हमने कर लिए हैं और वहाँ पे उन्होंने लिख दिए, वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। वेयर इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, जहाँ पे एक प्रॉपर्टी की गुड्स, वेदर इन एज ए गुड्स और इन सम अदर फॉर्म, चाहे वो गुड्स के फॉर्म में चाहे वो किसी भी फॉर्म में, बट जो गुड्स की प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर हो रही है, इज इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। जब इस कॉन्ट्रैक्ट को हम एग्जीक्यूट करेंगे और पूरा करेंगे तो कुछ गुड्स के जो राइट्स हैं या टाइटल्स हैं, वो उसकी ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो रही है किसके पास, दूसरे पार्टी के पास, जो रिसीवर है, जो जिससे हमने कॉन्ट्रैक्ट करा है और जिसने हमें कॉन्ट्रैक्ट या तो दिया है, और उसके पास अगर कोई भी गुड्स, प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र हो रही है और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो वो हमारी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में फॉल करेगा। थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये हमने आज के वीडियो में अपनी डेफिनेशंस को रीड आउट करा। इसके एक एक कॉन्सेप्ट्स हम धीरे धीरे इस वीडियो में आगे फर्दर डिस्कस करेंगे आपसे। थैंक यू।